तो वेलकम अगेन टू लर्न विद ट्रिक्स। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मार्च 3rd वीक एंड टिल 31st मार्च तक के सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को, वो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ। आई ऑलरेडी अपलोडेड मार्च 1st वीक एंड 2nd वीक करंट अफेयर्स। सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी करंट अफेयर्स को याद रखने में। ओके, सो आज की ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है एंड जिन क्वेश्चंस के ट्रिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, सो टाइम का ध्यान रखते हुए आज हम उसे यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। ओके, सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली टिल एंड। तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज होल टाइम मेंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया को सेबी ने अपना पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपॉइंट कर दिया है। अब किसने किया है? सेबी ने किया है। किसे किया है? अश्वनी भाटिया को। सो सेबी को ना एक ऐसे पर्सन से आस है कि वो आगे ले जाके उन्हें बहुत सारे अवार्ड विन कराए, बहुत सारे अवार्ड विन कराए, आस है। ओके, सो आस यानी कि अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया को सेबी ने होल टाइम मेंबर नियुक्त कर दिया है सेबी का। ठीक है, अब अश्वनी भाटिया कौन है? तो अश्वनी भाटिया मैनेजिंग डायरेक्टर है किसके? एसबीआई के। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? सेबी की। तो सेबी स्टैब्लिश हुआ है 1992 में और सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज who has been appointed as CEO and MD of Colgate-Palmolive India Limited? Colgate-Palmolive India Limited के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? So the correct answer is option C, प्रभा नरसिम्हन। प्रभा नरसिम्हन को Colgate-Palmolive India का लिमिटेड का CEO अपॉइंट कर दिया गया है। अब किसे अपॉइंट किया है? प्रभा नरसिम्हन को। प्रभा इनकी प्रभात। ओके, और सुबह सुबह हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग को क्या कहते हैं? शुभ प्रभात। तो प्रभात होते ही यानी कि मॉर्निंग होते ही हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं यानी कि कोलगेट करते हैं। सो पाल्मोलिव कोलगेट इंडिया लिमिटेड की सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? प्रभा नरसिम्हन को। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय वेदम इंस्टीट्यूट? वेदम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक क्या है? और प्रीवियस वीडियो ही मैंने अपलोड की है मार्च अपडेटेड सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स की, तो उस वीडियो को आप जरूर जाके देखें, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, वो भी ट्रिक के साथ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 93। इंडिया की रैंक क्या है? 93। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर और रिलीज बाय वेदम इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी गोथेनबर्ग, स्वीडन। राइट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय बीमा नियमन और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इस क्वेश्चन को भी हमने कवर किया है अपने प्रीवियस वीडियो मोस्ट रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में, तो आप उसको भी वीडियो को भी जाके जरूर देखें। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियमन और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, अब इस बीमा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में। और ये किसके अंडर आता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। राइट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज कैथरीन नोवाक हैज बिकम फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कैथरीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हंगरी। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैथरीन नोवाक। अब हमें ध्यान रखना है कैथरीन नोवाक कहाँ की बनी है? हंगरी की। अब जब किसी भी इंसान को काम करते करते ना हंगरी यानी कि हंगर, जब भूख लगेगी तो सबसे पहले वो कहाँ पे जाएगा? वो वहां की कैंटीन में जाएगा, है ना। जहां भी वो काम कर रहा है वहां की कैंटीन में जाएगा। तो कैंटीन। सो कैथरीन नोवाक को बनाया गया है हंगरी का फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ओके, और हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 इज अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 हाउ मच एरिया इज इंक्रीज इन टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ कंट्री इन लास्ट 2 ईयर्स? वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में कितना क्षेत्र बढ़ा है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 2261 स्क्वायर किलोमीटर। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कई सारे और इंडेक्सेस भी या रिपोर्ट्स भी रिलीज की गई हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत। अब ये फॉरेस्ट रिपोर्ट का 17th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 17th। और यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इसे रिलीज किया है। अब हम देखने वाले हैं स्टेट जहां फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है। तो फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। और सेकंड नंबर पे कौन है? तेलंगाना। तो अब हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जहां पे इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, वो कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब जहां पर भी अगर फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना तो उस स्टेट में क्या हो जाएगा? अंधेरा सा हो जाएगा, है ना। तो हमें कैसे रिलेट करना है? उस स्टेट में अंधेरा सा हो जाएगा। तो अंधेरा यानी कि आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश वो स्टेट है जहां पे फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ है।
ठीक है। सेकेंड हमारा पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज। अब एरिया वाइज के हम टर्म्स में देखें सो मध्य प्रदेश फर्स्ट पे है और सेकंड पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश। अब याद रखना है ना मध्य प्रदेश, तो इंडिया के मैप में ना मध्य प्रदेश कहाँ पे है, सेंटर में है। ओके, सो मध्य प्रदेश की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि वो सेंटर में है, यहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट कवर का एरिया बना दिया गया है, यानी कि यहाँ का जितना भी एरिया है मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर से ही ढका हुआ है। सो मध्य प्रदेश एरिया वाइज में फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और परसेंटेज के टर्म्स में मिजोरम है फर्स्ट नंबर पे, जिसका परसेंटेज कितना है 84.53%। ओके, एंड आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गए होंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंस्टाग्राम इज नो मोर एक्सेसिबल इन विच कंट्री। इंस्टाग्राम अब किस देश में उपलब्ध नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रशिया। अब रशिया में इंस्टाग्राम को बैन कर दिया गया है, ठीक है। अब रशिया में इंस्टाग्राम को क्यों बैन कर दिया गया है, इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है मेटा पर यूक्रेन रशिया वॉर से रिलेटेड लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। सो रशिया को लगा कि जो मेटा है यानी कि जो इंस्टाग्राम है वो लोगों को भड़काने का काम कर रही है थ्रू अलग अलग पिक्चर्स व्लादिमीर पुतिन की दिखा के, ठीक है। सो रशिया में बैन कर दिया गया है इंस्टाग्राम को इसी वजह से। अब रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को, और रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज आरबीआई डायरेक्टेड विच पेमेंट बैंक टू स्टॉप ऑन बोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स। आरबीआई ने किस भुगतान बैंक को नए ग्राहकों की बोर्डिंग रोकने का निर्देश दिया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पेटीएम पेमेंट बैंक। अब पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने कहा है कि अब आप नए कस्टमर्स को नहीं जोड़ सकते। ओके, अब हमें याद रखना है पेटीएम पेमेंट बैंक पे रोक लगाई है, किसने लगाई है, आरबीआई ने लगाई है। तो आरबीआई ने कहा ना पेटीएम बैंक से कि पेटीएम यानी कि टाइम, तुम टाइम पे आरबीआई का पैसा पे नहीं करते हो, इसलिए तुम अभी नए कस्टमर्स को नहीं जोड़ सकते। तो किस पे लगा दिया, यानी कि पेटीएम, क्योंकि टाइम पे नहीं करते। सो पेटीएम पेमेंट बैंक पे आरबीआई ने अभी रोक लगा दी है नए कस्टमर्स को जोड़ने में। अब आरबीआई स्टैब्लिश हुआ है 1 अप्रैल 1935 और आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच कंपनी ऑफ इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट लैब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड टू गेट बिस सर्टिफिकेशन। भारत की कौन सी कंपनी बिस प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी बन गई है। सो द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट। अब तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट को BIS प्रमाणन प्राप्त हो गया है, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। किसे दिया गया है, तमिलनाडु के पेट्रो प्रोडक्ट की। अब यहाँ पे बात हो रही है ना किसकी, लैब निर्माण। अब यहाँ पे लैब है क्या, तो लीनियर एल्काइल बेंजीन, यानी कि लीनियर एल्काइल बेंजीन का यूज कर तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बनाती है। बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बनाने का काम किया जाता है। सो इसी वजह से बिस प्रमाणन प्राप्त करने वाली ये दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है ना किसकी, बिस प्रमाणन प्राप्त क्या है, तो हमें कैसे याद रखना है कि बिस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के कुछ स्टैंडर्ड हैं कि हम उससे ही ये सर्टिफिकेशन देंगे जो बिल्कुल मिलजुल के काम करेगा, है ना, जो मिलजुल के काम करेगा और एक दूसरे को रोजगार भी देगा, मिलजुल के काम करेगा और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएगा। सो मिलजुल कर यानी कि तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स को बिस प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी बन गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज हुज बुक इज नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए किसकी पुस्तक नामित की गई है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गीतांजलि श्री। अब गीतांजलि श्री को नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए और इनकी बुक का नाम क्या है, टॉम्ब ऑफ स्टैंड। ओके, टॉम्ब ऑफ स्टैंड के लिए। अब किसकी बात हो रही है, गीतांजलि श्री की बुक क्या है, टॉम्ब ऑफ स्टैंड। तो जो भी हम गीता पढ़ते हैं ना, जो हमारी होली बुक है गीता, ठीक है, तो गीता को पढ़ने के लिए ना हमें उसको अच्छे से स्टैंड पे रखना पड़ता है ना, जमीन पे रख के नहीं पढ़ते, स्टैंड पे रख के पढ़ना पड़ता है। अब जो गीता बुक है भारत की वो इंटरनेशनल भी फेमस है, यानी कि भारत की जो बुक है गीता बुक यानी कि बुकर वो इंटरनेशनली भी फेमस है। सो बस इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए इसे नॉमिनेट किया गया है टॉम्ब ऑफ स्टैंड को, वो भी किसकी, गीतांजलि श्री की। ओके, और ये हिंदी में बुक थी जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 इज इन जर्मन ओपन लक्ष्य सेन सेटल्ड फॉर विच मेडल। सो जर्मन ओपन में लक्ष्य सेन ने किस पदक के लिए समझौता किया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिल्वर, यानी कि लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन में कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। और फर्स्ट किसे मिला है, थाईलैंड के कुल्लावत वितीसरन को। अब इन्होंने ना सिल्वर मेडल जीता है। तो हमें कैसे याद रखना है कि लक्ष्य सेन का ना क्या नाम है इनका, लक्ष्य सेन, सेन यानी कि से। ओके,
तो ये ना अपने लक्ष्य से भटक गए। तो जब अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे तो वैसे भी सिल्वर ही जीत पाएंगे, गोल्ड के लिए तो वो निकल जाएंगे बाहर, है ना। तो अपने लक्ष्य से भटक गए इसलिए सिल्वर ही जीत पाए। सो इन जर्मन ओपन लक्ष्य सेन सेटल फॉर सिल्वर मेडल, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 15 मार्च। ओके, 15 मार्च को कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस मार्च के इंपॉर्टेंट डेज को भी मैंने कवर किया है। ओके, सो आप उस वीडियो को भी जाके जरूर देखें, वो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नंबर 13 इज इंडियन रेलवेज हैज कमीशन द फर्स्ट जीसीटी एट विच ऑफ इट्स डिवीजन। भारतीय रेलवे ने अपने किस मंडल में पहला जीसीटी बनाया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आसनसोल। ओके, अब गति शक्ति कार्गो यानी कि जीसीटी का मतलब क्या है? गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, और पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में इसे बनाया गया है, कमीशन किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? आसनसोल में। अब जितनी भी इंडियन रेलवे की जो प्रॉब्लम होगी, है ना, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के लिए, उसको आसान और सॉल्व करने के लिए यानी कि उसको आसान करने के लिए ये जीसीटी कमीशन किया गया है। तो आसान करने के लिए यानी कि आसनसोल में। ठीक है, और इससे फिर होगा क्या कि इससे रेलवे की आय में हर महीना लगभग 11 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। ओके, और ठीक है, तो रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन भी अपॉइंट किए गए हैं। तो कौन अपॉइंट किया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 इज according to SIPRI report, which country has become largest exporter of arms during 2017-2021? सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2017-2021 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यूएस। अब यूएस सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है आर्म्स का ड्यूरिंग 2017-2021 में। ठीक है, अब संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है? 39% है, और हमें ध्यान रखना है कौन बन गया है? यूएस। ठीक है, तो इंडिया भी ना सबसे ज्यादा ट्रेड उसी से करेगा जो अमीर होगा, है ना, जो अमीर होगा आर्म्स में। सो अमीर यानी कि अमेरिका। सो यूएस से ट्रेड किया है इंडिया ने और यूएस बन गया है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स। ठीक है, ओके, और इसमें भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 23rd। ठीक है, जिसकी वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी है सिर्फ 0.2%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिप्रेजेंटेड चिल्ड्रंस बजट। किस राज्य सरकार ने बच्चों के बजट का प्रतिनिधित्व किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन इज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। अब गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने ये चिल्ड्रन के बजट को लेके आया है। ठीक है, अब कैसे ध्यान रखना है? ये बजट उन बच्चों के लिए आया है ना जो मध्यम वर्ग और उससे नीचे वर्ग के हैं, जो मध्यम वर्ग और उससे नीचे वर्ग। सो मध्यम यानी कि मध्य प्रदेश। ओके, हमें इसे रिलेट करके याद रखना है। ओके, जिससे हम एग्जाम में इजीली क्वेश्चन को आंसर अच्छे से टिक कर पाएं, राइट। मध्य प्रदेश देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट पेश किया है। सरकार ने बजट में इसके लिए 57,800 रुपए का प्रावधान किया है। तो कितने रुपए का ये बजट है? 57,800 रुपए का। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर कौन है? मंगू भाई चंगा भाई पटेल। ओके, इसका गवर्नर आप जरूर याद रखें, मंगू भाई चंगा भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 16 इज रंजीत रथ हैज बीन नेम्ड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पीएसयू। रंजीत रथ को निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक उपक्रम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑयल इंडिया लिमिटेड। ओके, और इस क्वेश्चन को भी हमने अपॉइंटमेंट्स में कवर किया है। तो हम इसकी फटाफट से अगर हम ट्रिक देखना चाहे तो हम देख लेते हैं कि रंजीत रथ, तो हमने याद किया था रंजीत रथ, रथ यानी कि रात, और मेनली पूरी इंडिया ना रात में ही ऑयल लगाती है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है किसे? रंजीत रथ को। ठीक है, और ऑयल इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन है। ठीक है, ये फाउंड हुई है 18 फरवरी 1959 को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 16 इज तपन सिंघल हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच कंपनी। तपन सिंघल को किस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। अब किसकी बात हो रही है? तपन सिंघल की, और किसका? बजाज, है ना। सो सिंघल यानी कि सिंह, ठीक है, सिंह यानी कि गाना, और गाने के साथ हम और क्या करते हैं? गाना बजाना, गाना बजाना। सो बजाना यानी कि बजाज। सो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एमडी एंड सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? तपन सिंघल को, राइट।
क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग 2021? डिजिटल खरीदारी 2021 में वैश्विक निवेश में भारत की स्थिति क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। ओके, अब किसकी बात हो रही है? इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग, और ये इंडेक्स भी मैंने कवर किया है अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसे जाके जरूर देखें। तो हम यहाँ पर फटाक से अगर देखना चाहें तो देख लेते हैं। डिजिटल शॉपिंग यानी कि डिजिटल शॉपिंग हम मेनली दो तरीकों से करते हैं, या तो क्रेडिट कार्ड से या तो डेबिट कार्ड से। सो कितने मेथड है? दो मेथड है। सो डिजिटल शॉपिंग 2021 में इंडिया की रैंक क्या है? सेकंड नंबर पे। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएस। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू लंदन एंड पार्टनर एनालिसिस ऑफ डील रूम को इन्वेस्टमेंट डाटा। ठीक है, तो कौन रिलीज करता है इस रिपोर्ट को? लंदन एंड पार्टनर एनालिसिस ऑफ डील रूम, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच एडिशन ऑफ बाफ्टा अवार्ड हैड अनाउंस्ड? बाफ्टा पुरस्कारों के किस संस्करण की घोषणा की थी? सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 75th। और कहां पे ये अनाउंस हुआ है? रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 इज वर्ल्ड वाटर डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 22 मार्च। 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। अब किसकी बात हो रही है ना? वाटर की। तो पानी यानी कि पानी का जब कहीं भी बोरिंग होता है तो सबसे पहले एरिया वाइज वाटर लेवल चेक करना पड़ता है ना? सबसे पहले एरिया वाइज वाटर लेवल चेक करना पड़ता है। तो 22 यानी कि 22। सो 22 से क्या हो जाएगा? 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। और इस बार इसकी थीम क्या है? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 इज India's equity market has reached what position in the world in terms of market capitalization for the first time? भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया में किस स्थिति में पहुंच गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 5th पोजीशन में। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन या बाजार पूंजीकरण में भारत की पोजीशन क्या है? 5th पोजीशन पे है। ओके, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? अमेरिका है, जिसका 47.32 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ फर्स्ट पोजीशन पे है अमेरिका। अब किसकी बात हो रही है ना? इंडिया की, जो 5th पोजीशन पे है। अब मार्केट में आगे बढ़ने के लिए डिफरेंट कंपनीज में ना क्या होती रहती है? फाइट होती रहती है। तो फाइट। सो इंडिया की पोजीशन क्या है? 5। तो इंडिया फाइट करके 5th पोजीशन पे पहुंच गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 इज Modi@20 is a compilation of political life of PM Modi past 20 years. The book has been edited and compiled by which organization? Modi@20 PM मोदी के पिछले 20 वर्षों के राजनीतिक जीवन का संकलन है। पुस्तक का संपादन और संकलन किस संगठन द्वारा किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा Modi@20 बुक का कंपाइल किया गया है। अब इसमें मोदी के पास 20 ईयर्स को दिखाया गया, उनकी पॉलिटिकल लाइफ को, कि कैसे वो गुजरात के सीएम बनने से लेके उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने तक का सफर को इस बुक में दिखाया गया है। अब किसने शुरू किया है? ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने। ठीक है, Modi@20। अब हमें मोदी से याद रखना है ना मोटी, है ना? मोटी यानी कि मोटी रकम। सो किसी भी फाउंडेशन को डिजिटल लाने के लिए मोटी रकम देनी पड़ती है ना? किसी भी डिजिटल फाउंडेशन को। और कौन सा फाउंडेशन है? क्राफ्ट का फाउंडेशन है। किसी को अपने क्राफ्ट का प्रचार करना है, ठीक है, एडवर्टाइज करना है, तो उसको डिजिटल लाने के लिए मोटी रकम देनी पड़ेगी। सो मोदी यानी कि Modi@20 किस फाउंडेशन द्वारा कंपाइल किया गया है? ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 is how much amount has been approved by India for Sri Lanka as a line of credit to help the island country in importing food, essential items and medicine? भारत द्वारा श्रीलंका के लिए खाद्य आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा के आयात में द्वीप देश की सहायता के लिए ऋण की एक पंक्ति के रूप में कितनी राशि दी गई है? सो द करेक्ट आंसर इज $1 मिलियन, यानी कि $1 मिलियन श्रीलंका को दिया गया है। तो आखिर श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ है कि श्रीलंका को $1 मिलियन की आवश्यकता पड़ी है? तो श्रीलंका में आर्थिक संकट आ चुका है, यानी कि वहाँ पे इमरजेंसी लग चुकी है फाइनेंशियल। ओके, और कोलंबो में जो भारतीय उच्चायोग ने बताया है कि भारत द्वारा श्रीलंका को ईंधन की आपूर्ति भी की गई है। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे श्रीलंका की। तो श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरम कोटे, जो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कोलंबो इसकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है। ओके, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। अब पहली बार पूरे वर्ल्ड में या किसी कंट्री में ऐसा हुआ है कि ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो यहाँ पर हैं दोनों आपस में भाई हैं, गोटाबाया राजपक्षे एंड महिंद्रा राजपक्षे। सो कितने $1 मिलियन दिया गया है? $1 मिलियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 इज विच बैंक हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल अवार्ड फॉर SHG बैंक लिंकेज? SHG बैंक लिंकेज के लिए किस बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर बैंक। अब जम्मू एंड कश्मीर बैंक को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री
गिरिराज सिंह के द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस के लिए यह अवार्ड मिला है। किस बैंक को? जम्मू एंड कश्मीर बैंक को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए। ठीक है, अब किसके लिए मिला है? यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG बैंक के लिए। ओके, अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी? जम्मू और कश्मीर बैंक की। तो हमें ध्यान रखना है कि जम्मू और कश्मीर में ना इसलिए इस बैंक को मिला होगा क्योंकि वहां पे कोई भी हेल्प ना बहुत मुश्किल से पहुंचती है, जल्दी नहीं पहुंच पाती। सो जम्मू कश्मीर बैंक ने सोचा हम खुद ही अपनी हेल्प करेंगे, खुद ही हेल्प करेंगे। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज में जम्मू एंड कश्मीर को यह अवार्ड दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक को। ओके, अब बात हो रही है जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और यहाँ की जो CM की पोस्ट है अभी तक वैकेंट है। और जितने भी यूनियन टेरिटरीज होते हैं ना वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जाते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? श्री मनोज सिन्हा है। कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 इज थर्ड एडिशन ऑफ जनरल डायलॉग हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? लिंग संवाद का तीसरा संस्करण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब ये जो जेंडर डायलॉग है इसे अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें महिलाओं के समूह के माध्यम से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब जो रूरल यानी कि जो गाँव के लोग होते हैं ना वो ज्यादा ही जेंडर बायस होते हैं, यानी कि जेंडर पे ज्यादा ही डायलॉग बाजी करते हैं, है ना। कहाँ के लोग? गाँव के लोग ज्यादा ही डायलॉग बाजी करते हैं। तो हमें बस कैसे रिलेट करना है? गाँव के लोग ज्यादा ही डायलॉग बाजी करते हैं जेंडर पे। सो जेंडर डायलॉग का जो थर्ड एडिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 इज लेट जनरल विपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस इज गोइंग टू एस्टैब्लिश इन विच इंस्टीट्यूट? लेट जनरल विपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस किस संस्थान में स्थापित होने जा रहा है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। सो जनरल विपिन रावत के 65वीं जयंती पर 1870 में स्थापित देश का सबसे पुराना थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में चीफ ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी स्टाफ की स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश होने जा रहा है या हुआ है। ठीक है, तो अब हमें ध्यान रखना है कि यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में जनरल विपिन रावत का मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश होगा। ठीक है, सो अब इंडिया की जो तीनों आर्म फोर्सेज है ना वो आपस में यूनाइट रह के सर्विस देती हैं, आपस में यूनाइट रह के सर्विस देते हैं। और जनरल विपिन रावत क्या थे? CDS थे, यानी कि तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, है ना, तीनों सेनाओं के प्रमुख थे। सो तीनों सेनाएं भारत को यूनाइट होकर सर्विस देती हैं। सो विपिन रावत का मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे स्टैब्लिश होगा? यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि यूनाइट रह के सर्विस देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 इज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ द कंट्री? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गुरुग्राम। अब भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जा रहा है गुरुग्राम में। अब हमें ध्यान रखना है कि विश्व शांति केंद्र वो भी भारत का पहला कहाँ स्थापित है? गुरुग्राम में। तो जब भी ना इंसान बहुत ज़्यादा अशांत हो जाता है, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से परेशान हो जाता है, तो उसको कोई रास्ता नहीं नजर आता, फिर वो कहाँ चला जाता है? अपने गुरु के पास जाता है। कहाँ जाता है? अपने गुरु के पास जाता है शांति के लिए। तो शांति के लिए कहाँ जाएंगे? गुरु के पास। सो कौन सा शहर हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा। ओके, अब हम इसका कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। शांति के राजदूत प्रख्यात जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारती संगठन हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित होगा। ठीक है, तो कौन से गुरु जी द्वारा? प्रख्यात जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 इज हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम मॉनसून? मॉनसून कविता के लेखक कौन है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अभय कुमार। अभय कुमार मॉनसून कविता के लेखक हैं। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? अभय कुमार की कौन सी कविता? मॉनसून। अब जब भी मॉनसून बदलता है और मेनली जब बरसात का मौसम आता है, आंधी तूफान चलता है, तो हमें अंदर से क्या? भय लगने लगता है। बारिश होती है, तूफान आता है, मौसम बदलता रहता है, तो अंदर से क्या लगता है? भय। सो मॉनसून कविता के लेखक कौन है? भय, यानी कि अभय कुमार। ओके, और इस बुक को साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को और जिसका लोगो डिजाइन किया था सत्यजीत रे ने और इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 इज बाय विच ऑटो कंपनी अंडर अ पायलट प्रोजेक्ट इंडियाज फर्स्ट सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज बीन लॉन्च्ड? एक पायलट परियोजना के तहत किस ऑटो कंपनी द्वारा भारत का पहला सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज टोयोटा। अब इसका पूरा नाम क्या है? टोयोटा मेरई। ओके, सो देश में ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक इकोसिस्टम बनाने के लिए टोयोटा मेरई व्हीकल को लॉन्च किया गया है जो हाइड्रोजन से चलती है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगी। ओके,
तो अब हमें ध्यान रखना है इसका नाम क्या है, टोयोटा मिरई, ठीक है, जो एक पहला सेल इलेक्ट्रिक वाहन होगा इंडिया का, जो इंडिया में ही बनाया गया है। सो जब भी ये टोयोटा गाड़ी चलेगी ना, जब भी ये चलना स्टार्ट होगी तो टोयोटा कंपनी वाले क्या कहेंगे, अब तो मेरा ही राज होगा, अब तो मेरा ही राज होगा, मेरा ही यानी कि मिरई, मेरा ही यानी कि मिरई। सो टोयोटा मिरई देश की पहली सेल इलेक्ट्रिक वाहन होगी, ओके, जो खुद इंडिया में बनाई गई है, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 इज फाइट चेस ओलंपियाड 2022 इज होस्टेड बाय इंडिया इन विच सिटी। फाइट शतरंज ओलंपियाड 2022 भारत द्वारा किस शहर में आयोजित किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज चेन्नई, ओके। अब किसकी बात हो रही है, फाइट चेस ओलंपियाड 2022, ठीक है, और फाइट क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एहिस या वर्ल्ड चेस फेडरेशन। अब ना फाइट चेस, तो फाइट को हमें कैसे याद रखना है, फाइट चेस यानी कि कभी कभी ना चेस में भी फाइट हो जाती है ना, जो अपोनेंट्स हैं उनके बीच में फाइट हो जाती है, लेकिन कुछ ओपोनेंट्स क्या कहते हैं, नहीं हम फाइट नहीं करेंगे, फाइट नहीं करनी है, फाइट नहीं करनी है, तो नहीं यानी कि चेन्नई। सो फाइट चेस ओलंपियाड 2022 होस्ट हुआ है इंडिया में, कहाँ पे, चेन्नई में, ओके। अब बात हो रही है चेन्नई की। सो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और तमिलनाडु के जो प्रेजेंट सीएम है वो है एम.के. स्टैलिन, और तमिलनाडु गवर्नर कौन है, आर.एन. रवि, ओके। क्वेश्चन नंबर 31 इज विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। सो द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। अब तेलंगाना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो अब हमें ध्यान रखना है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ओके। सो अब क्रॉप ना यानी कि फसल, तो कई सारी फसल ना ऐसी उगाई जाती हैं जिनसे तेल निकलता है, अब जैसे कि सरसों है ना, तो जिससे तेल निकलता है, तो तेल यानी कि तेलंगाना, और इसी का डाइवर्सिफिकेशन करके इंडेक्स जारी किया गया है, ठीक है। तो इस सूचकांक के क्या पता चला तेलंगाना को कि फसल विविधीकरण के लिए केवल 10 फसलें ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 10 फसलें जिसमें ज्यादातर अनाज को ही चुना गया है बाय तेलंगाना गवर्नमेंट, ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद, और तेलंगाना भारत से आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बन गया है, यानी कि आंध्र प्रदेश से जब अलग हुआ तेलंगाना तो भारत का 29th स्टेट बन गया था। अब बात हो रही है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की प्रेजेंट सीएम कौन है, श्री के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर कौन है, डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन, ओके। क्वेश्चन नंबर 32 इज इंडिया रीच अप टू विच पोजीशन इन द मिस वर्ल्ड 2021 पेजेंट। मिस वर्ल्ड 2021 पेजेंट में भारत किस स्थान पर पहुंचा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 11 यानी कि ऑप्शन बी 11। इंडिया की जो मिस इंडिया रही है मनसा बनारसी, वो 11th पोजीशन में रही, 3rd पोजीशन में से, यानी कि टॉप 13 में उनकी पोजीशन क्या थी, 11th पोजीशन थी, ओके। और ये जीत नहीं पाई, ये बाहर हो गई थी, ठीक है। सो आगे हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे कि मिस वर्ल्ड 2021 जीता भी कौन है। क्वेश्चन नंबर 33 इज एज पर सिप्री ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2021 रिपोर्ट विच कंट्री इज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म ग्लोबली। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण 2021 रिपोर्ट में सिप्री के रुझान के अनुसार विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है। सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया, यानी कि इंडिया सबसे ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स मंगाता है बाहर से। तो कौन सी पोजीशन है इंडिया की, वो भी 1st पोजीशन है, ओके। अब किसकी बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू सिप्री ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2021 द 5 लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर इन द 2017-2021 पीरियड वर इंडिया, सऊदी अरब, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि बाहर से जो सबसे ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स मंगाते हैं, पहले नंबर पे है इंडिया, दूसरे पे है साउथ अरेबिया, और 3rd पे है इजिप्ट। और सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला, तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला 1st पोजीशन पे कौन है, यूनाइटेड स्टेट, फिर रशिया। तो हमें 2 क्वेश्चंस याद रखने हैं कि बाहर से जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स मंगाता है उसमें 1st पोजीशन पे है इंडिया, और सबसे ज्यादा जो बाहर एक्सपोर्ट करता है वो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएस, ओके। सो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 इज हु हैज बीन क्राउन मिस वर्ल्ड 2021। किसे मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया है। और इस क्वेश्चन को अभी हमने पीछे देखा था जिसमें मिस इंडिया की बात हो रही थी कि इंडिया की तरफ से कौन पहुंचा था और वो कौन से पोजीशन तक रही थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कैरोलिना बिलवास्का। अब किसकी बात हो रही है, कैरोलिना बिलवास्का की, जो मिस वर्ल्ड 2021 थी इस बार की, और प्यूर्टो रिको में ये फंक्शन अनाउंस हुआ था, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 इज कल्पना चावला बर्थ एनिवर्सरी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। कल्पना चावला की जयंती किस तारीख को मनाई जा रही है। सो द करेक्ट आंसर इज मार्च 17। अब मार्च 17 को कल्पना चावला की जयंती मनाई गई है, तो अब हमें ध्यान रखना है मार्च 17, ओके। मार्च 17, अब 17 यानी कि खतरा। अब जब कल्पना चावला अपने लास्ट मिशन पे गई थी कोलंबो में बैठ के, तो उनको ना नहीं पता था कि खतरा आने वाला है ना,
कि खतरा हो जाएगा इतना ज़्यादा, और जैसे ही उनका जो स्पेस था टकराया अर्थ के एटमॉस्फेयर से तो वो ब्लास्ट हो गया, तो खतरा, ठीक है, जब वो खतरे में पड़ गई तो क्या हुआ, जब ब्लास्ट हो गया तो वो क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गई, यानी कि मर गई। तो मर यानी कि मार्च, और खतरा था यानी कि 17। सो 17 मार्च को कल्पना चावला की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज which coalfield in India is currently the largest coal producing company of India after its production crossed 157 million tons in 2001-2022? भारत में कौन सा कोयला क्षेत्र वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है जिसका उत्पादन 2021-22 में 157 मिलियन टन से अधिक हो गया है? सो द करेक्ट आंसर इज महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। अब महानदी कोलफील्ड लिमिटेड का ना कोयले का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो अगर जिसका भी कोयले का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वही फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी इंडिया पे, यानी कि ज़्यादा यानी कि महा। सो महा से क्या हो जाएगा, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी सबसे बड़ी लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गई है इंडिया की। ओके, अब महानदी कोलफील्ड लिमिटेड वॉज कार्व्ड आउट ऑफ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड इन 1992 में महानदी कोलफील्ड साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड से बाहर निकल के आई, यानी कि उससे अलग होकर 1992 में खुद महानदी कोलफील्ड बनी। ओके, इसका हेडक्वार्टर क्या है, संबलपुर उड़ीसा में। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 इज व्हाट इज द ग्लोबल रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन 2022 M32 हीरोइन ग्लोबल रिच लिस्ट? और इस क्वेश्चन को भी हमने इंडेक्स वाले क्वेश्चन में कवर किया है। मुकेश अंबानी की 2022 M32 हीरोइन ग्लोबल रिच लिस्ट में वैश्विक रैंक क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 9। ओके, सो 9th पोजीशन पे है कौन, मुकेश अंबानी। अब मुकेश, हमने कैसे ध्यान रखा था कि मुकेश अंबानी कभी भी हारते नहीं, उन्हें कोई ना कोई पोजीशन मिल जाती है, यानी कि कभी भी नहीं हारते, नो। सो उनकी पोजीशन क्या है, 9। ओके, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, एलन मस्क। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, एलन मस्क, और इंडिया के 9th पोजीशन पे कौन है, मुकेश अंबानी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 38 which state ranked first in India with lowest maternal mortality ratio of 30 per 1 lakh live birth? प्रति 1 लाख जीवित जन्म के न्यूनतम मात्र मृत्यु अनुपात के साथ भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सो द करेक्ट आंसर इज केरला। अब केरला में ना जो माता की मृत्यु होती है प्रति 1 लाख जीवित जन्म में बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि सबसे ज़्यादा कम है। सबसे ज़्यादा मृत्यु कम होती है मम्मी लोगों की, कहाँ पे, केरला में। अब क्यों कम होती है, क्योंकि ना मम्मी लोगों को हरी सब्जियां खिलाया जाता है, करेला, यानी कि केरला में करेला खिलाया जाता है बहुत ज़्यादा, है ना, हरी सब्जियां, तो करेला केरला। सो केरला में न्यूनतम मातृ मृत्यु अनुपात है। अब हम यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल पॉइंट्स भी लिखे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो केरला, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र इंक्लूड किए गए हैं टॉप 3 में। सो टॉप 3 स्टेट्स हैं केरला, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र में। ओके, और द मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो हैज़ वर्स्ट इन वेस्ट बंगाल, और सबसे ज़्यादा बेकार जो है मातृ मृत्यु अनुपात कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। और धीरे धीरे यूपी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, तो इम्प्रूवाइजेशन में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे कौन है, यूपी। और पूरे वर्ल्ड में देखें सो इटली, नॉर्वे एंड पोलैंड में सबसे ज़्यादा कम है MMR। ओके, सो इटली में सबसे ज़्यादा कम मातृ मृत्यु अनुपात है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 इज द DCI हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड ड्रेजर? DCI ने किस कंपनी के साथ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित ड्रेजर बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, अब DCI ने साइन किया है एक एग्रीमेंट किसके साथ, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक ड्रेजर बनाने के लिए। तो आखिर ये ड्रेजर होता क्या है? सो ड्रेजर जो समुद्री तल पर तलछट जमाव हो जाता है तो उसी को हटाने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो किसके साथ समझौता किया है DCI ने, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, और द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL signed an agreement with the Dredging Corporation of India DCI to build India's largest dredger in collaboration with IHC Holland. The contract for the project is billed as a major step under the आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। और ये प्रोजेक्ट किसके अंडर में आ गया है, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 इज इन विच स्टेट अश्वत्थ नारायण हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम? किस राज्य में अश्वत्थ नारायण ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है? सो द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। अब कर्नाटका की गवर्नमेंट ने, यानी कि अश्वनाथ नारायण ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम। अब हमें ध्यान रखना है क्या, कौन सी गवर्नमेंट ने, कर्नाटका ने, यानी कि लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक। अब ना जब भी हम बैंक में जाते हैं ना, जब भी हम बैंक में जाते हैं कोई डिजिटल इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई हमें डिजिटल अपना खुद का डाटा चाहिए रहता है, तो बैंक वाले ना
इन्फॉर्मेशन देने से पहले ना बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं, यानी कि डिजिटल डाटा हमें प्रोवाइड करने से पहले ना बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। सो कौन सी स्टेट ने किया है? कर्नाटका ने। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका ने, यानी कि कर्नाटका राज्य ने, अश्वत्थ नारायण ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है। ओके, सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो 14 मार्च को ये लॉन्च किया गया है और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री हैं एन अश्वत्थ नारायण ने सोमवार को देश के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किया है। ओके, नंबर 41 इज न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर द माई 11 सर्कल फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म। माई 11 सर्कल फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ एंड शुभम गिल आर न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई 11 सर्कल फैंटेसी गेमिंग। और इस अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन को भी हम अपॉइंटमेंट वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ओके, सो किसका बनाया गया है? माई 11 सर्कल फैंटेसी गेमिंग। सो आखिर ये है क्या? सो जिस तरीके से जो रमी गेम है ना, उसी से रिलेटेड ये सारे गेम हैं, जिसमें रमी है, कबड्डी है, बास्केटबॉल है, जिसका आप बहुत ज़्यादा ऐड देखते हो रमी का। सो 11 सर्कल फैंटेसी गेमिंग भी उसी से रिलेटेड है। ओके, so question number 42 is what is projected GDP growth rate of India in the calendar year 2022 as per Moody's? Moody's के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 9.1%। अब 9.1% के जीडीपी रेट का प्रोजेक्शन किया है किसने? मूडीज ने। अब किसने किया है ना? मूडीज ने किया है। तो मूडीज यानी कि मूड। ओके, सो कई इंसान ना अपना काम कैसे करते हैं, जब उनका मूड होता है तभी वो कोई काम करते हैं, है ना। मूड नहीं है तो खाना खाएंगे, मूड है तो खाएंगे, मूड नहीं है तो नहीं खाएंगे। ओके, सो मूड नहीं है तो एक भी नहीं खाएंगे, मूड नहीं है तो एक भी नहीं खाएंगे, तो एक भी नहीं, है ना, तो नहीं खाएंगे एक भी, तो नहीं यानी कि 9 और एक भी यानी कि 1, एक यानी कि एक। ओके, सो 9.1% हो जाएगा जीडीपी ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू मूडीज। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन विच फील्ड प्रोफेसर नारायण प्रधान हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द जीडी बिरला अवार्ड। किस क्षेत्र में प्रोफेसर नारायण प्रधान जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुने गए हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, साइंटिफिक रिसर्च। अब साइंटिफिक रिसर्च के लिए जीडी बिरला अवार्ड दिया गया है नारायण को। ठीक है, अब क्या लिखा है ना यहाँ पे? जीडी बिरला, बिरला, तो वीर यानी कि वीर। ओके, अब वीर कौन थे? नारायण भगवान वीर तो थे ही, क्योंकि वो कहीं भी पहुंच जाते थे, है ना। तो पुरानी आपने कथाएं देखी होंगी टीवी में कि नारायण भगवान ना नारायण नारायण कहते कहते कहीं भी पहुंच जाते थे, क्योंकि वो वीर थे। और किसी भी ना, अगर कोई कहीं पे मैटर चल रहा है, कोई सीन चल रहा है, तो किसी भी सीन को ना अच्छे से वहां का रिसर्च करके फिर इधर उधर सब देवताओं में बांट देते थे, है ना। क्योंकि वो वीर थे इसलिए सीन को पूरे अच्छे से रिसर्च करने के बाद इधर उधर देवताओं में बांट देते थे। सो किस फील्ड में मिला है? साइंटिफिक रिसर्च फील्ड में मिला है जीडी बिरला को, जीडी बिरला अवार्ड प्रोफेसर नारायण प्रधान को। ओके, so for 31st GD Birla Award for Scientific Research for Outstanding Contribution in Field of Material Sciences. Okay, question number 44 is which ministry has announced a project for the rejuvenation of 13 major rivers of country? किस मंत्रालय ने देश की 13 प्रमुख नदियों के पुनरुद्धार के लिए एक परियोजना की घोषणा की है? So the correct answer is option A, Ministry of Environment and Climate Change. अब मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट के द्वारा फिर से 13 नदियों को ना रेजुविनेशन किया जाएगा। अब 13 नदियों को किया जाएगा। अब नदियां ना किससे जुड़ी हुई हैं? नदियां भी एनवायरमेंट का पार्ट है, जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास सब एनवायरमेंट का पार्ट है। सो कौन सी मिनिस्ट्री हो जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 इज इन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फॉर द ईयर 2022 इंडियाज रैंक इज। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फॉर द ईयर 2022 में भारत का रैंक क्या है? और इस क्वेश्चन को भी हमने इंडेक्स वाले वीडियो में कवर किया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 136। ओके, अब हैप्पीनेस का मतलब क्या है ना कि स्माइल करना। और जब कोई स्माइल करता है ना तो हम क्या कहते हैं? यार तेरी स्माइल बहुत अच्छी है ना। जब किसी की स्माइल अच्छी होती है तो हम क्या कहते हैं? तेरी स्माइल ना बहुत अच्छी है, तेरी स्माइल बहुत अच्छी है। तो तेरी से यानी कि 13, अच्छी यानी कि 6। सो 13 6 यानी कि 136 रैंक हो जाएगी इंडिया की हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ओके, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फिनलैंड है फर्स्ट पोजीशन पे, जो लगातार 5वीं बार फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। और इन 2021 इंडिया की रैंक थी 139। ओके, सो इस बार कुछ इंप्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 47 इज ग्रीन ट्राइंगल नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस। महात्मा गांधी के नाम पर हरित त्रिभुज का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मेडागास्कर। अब मेडागास्कर में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्राइंगल बनाया गया है ना। ग्रीन ट्राइंगल का इनॉग्रेशन किया गया है।
ओके, सो हमें कैसे याद रखना है कि ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है। सो हरित त्रिभुज का मतलब क्या है, ग्रीनरी, और ग्रीनरी तो बहुत पसंद थी ना महात्मा गांधी जी को, उनको साफ सफाई ग्रीनरी बहुत पसंद थी, तो उनको इतने सारे अवार्ड मिले थे ना ग्रीनरी में, क्योंकि वो साफ सफाई रखते थे, तो अवार्ड मिले थे। तो एक अवार्ड उनको ऐसा भी मिला जो बहुत बड़ा था, तो अवार्ड मिला उनको ऑस्कर का भी, है ना। तो हमें कैसे रिलेट करना है कि उनको अवार्ड ऑस्कर तक भी वो पहुंच गए। सो मेडागास्कर, मेडागास्कर में बनाया गया है महात्मा गांधी के नाम पर हरित त्रिभुज। ओके, और इससे ये पार्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव का, जिसमें 75th ईयर ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया गया है। ओके, सो इसी के अंतर्गत महात्मा गांधी के नाम पर ये हरित त्रिभुज का उद्घाटन भी किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 इज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल और टोयोटा मेरई हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। और इससे रिलेटेड हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन भी देखा था, जो इसका जो सपोजिट क्वेश्चन था कि इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो बनाया गया है व्हीकल, उसका नाम क्या है, तो जिसका नाम क्या था, टोयोटा मेरई। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि टोयोटा मेरई किसने लॉन्च किया है, किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, है ना। और कौन है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाईवे, नितिन गडकरी है ना। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाईवे। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द मिलिट्री ड्रिल कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। किस संगठन ने मिलिट्री ड्रिल कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 लॉन्च किया है। सो द करेक्ट आंसर इज नाटो। अब नाटो ने लॉन्च किया है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, कोल्ड रिस्पॉन्स। अब जब किसी को अगर कोल्ड हो जाएगा ना, तो वो रिस्पॉन्स कैसे देगा, है ना। तो ना तो वो कुछ कोल्ड खा पाएगा, है ना तो वो कुछ कोल्ड खा पाएगा, और ना तो कुछ पी पाएगा, ना तो कोल्ड खा पाएगा, ना तो पी पाएगा। तो नाटो यानी कि नाटो। सो नाटो ने कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 को लॉन्च किया है। सो इसमें नाटो आखिर करता क्या है। सो द नाटो हैज ऑर्गेनाइज्ड द मैसिव मिलिट्री ड्रिल कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 इन नॉर्वे। कोल्ड रिस्पॉन्स एक लंबे समय से नियोजित और रक्षात्मक अभ्यास है, जहां नॉर्वे और उसके सहयोगी नॉर्वे को बाहरी खतरों से बचाने के लिए ये अभ्यास करते हैं। अब नाटो के चीफ इस बार फिर से जेंस स्टोल्टनबर्ग को बना दिया गया है। ओके, और नाटो फाउंड हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 इज राजेश गोपीनाथ इज द MD एंड CEO ऑफ विच कंपनी। राजेश गोपीनाथ किस कंपनी के MD और CEO हैं। सो द करेक्ट आंसर इज TCS। और इस क्वेश्चन को भी हमने अपॉइंटमेंट्स वाले में कवर किया है। सो TCS ने राजेश गोपीनाथ को फिर से अपॉइंट कर दिया है अपना MD एंड CEO। तो राजेश यानी कि राजी। सो टाटा जी ना फिर से राजी हो गए इनको MD एंड CEO बनाने के लिए। तो राजी यानी कि राजेश गोपीनाथ। ओके, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज फाउंड हुआ है 1 अप्रैल 1968 को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 52 इज द फर्स्ट गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल इन आसनसोल डिवीजन इज कमीशन बाय। आसनसोल मंडल में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल किसके द्वारा शुरू किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडियन रेलवे। अभी हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमसे ये पूछा था कि इंडियन रेलवे ने पहला कार्गो टर्मिनल कहां पर स्थापित किया है। सो उसका आंसर क्या था, आसनसोल। अब हमसे फिर से इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से घुमा के भी पूछ सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन अब हमसे ये पूछा है कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है। ओके, सो गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, जिसे GCT के रूप में भी जाना जाता है, के संबंध में प्रधानमंत्री के विजन गति शक्ति और रेल मंत्रालय की नीति के अनुरूप भारतीय रेल को आसनसोल मंडल डिवीजन में थापर नगर झारखंड में मैथॉन पावर लिमिटेड की निजी साइडिंग की सफलतापूर्वक इसे शुरू कर दिया गया है। और इससे होगा क्या कि इससे रेलवे की मासिक कमाई 11 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। ओके, और रेलवे बोर्ड के इस टाइम प्रेजेंट CEO और MD कौन अपॉइंट किए गए हैं, VK त्रिपाठी। ये भी बिल्कुल न्यू अपॉइंटमेंट है कि VK त्रिपाठी जी को रेलवे बोर्ड का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 इज यंत्र इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स कॉमर्स कंपनी एक्वायर्ड बाय विच कंपनी। यंत्र एक इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स कॉमर्स कंपनी है जिसका अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट ग्रुप। अब फ्लिपकार्ट ग्रुप ने ना यंत्र को भी अपने में शामिल कर लिया है। ठीक है, अब फ्लिपकार्ट ग्रुप से ही रिलेटेड है क्या, मिंत्रा भी फ्लिपकार्ट की ही कंपनी है। ठीक है, सो मिंत्रा और यंत्रा, तो मिंत्रा को तो फ्लिपकार्ट ने ले लिया है, अब यंत्रा को भी ले लिया, क्योंकि फ्लिपकार्ट को खुद को रन करने के लिए ना उसको यंत्र भी चाहिए, तो यंत्र को भी अपने अंदर शामिल कर लिया। सो यंत्रा इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स कॉमर्स कंपनी एक्वायर्ड की गई है बाय फ्लिपकार्ट ग्रुप। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 इज विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड एप्लीकेशन दिशांक। किस भारतीय राज्य ने दिशांक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सो
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कर्नाटका। अब कर्नाटका ने दिशांक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ओके, सो दिशांक से हम कैसे रेट करेंगे? दिशांक यानी कि दिशा। सो गूगल मैप ना अच्छे से काम करे और नाटक ना करे, सो इसलिए दिशांक ऐप लॉन्च किया गया है कर्नाटका में, यानी कि गूगल मैप नाटक ना करे, तो नाटक यानी कि कर्नाटका। ओके, और आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन है कर्नाटका द्वारा। ओके, अब कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सो कर्नाटका की कैपिटल क्या हो गई? बेंगलुरु। और कर्नाटका के सीएम कौन है? बसवराज बोमई। और गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। ओके, सो जो सीएम है ना वो बिल्कुल न्यूली अपॉइंटेड है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि कर्नाटका के जो सीएम है वो कौन है? बसवराज एस बोमानी। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 इज which legislative assembly has become the first in country to have operationalized the नेवा प्रोग्राम? कौन सी विधानसभा नेवा कार्यक्रम को संचालित करने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नागालैंड। अब नागालैंड ना फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई है पूरे कंट्री में टू हैव ऑपरेशनलाइज नेवा प्रोग्राम। अब नेवा का यहाँ पे मतलब क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, अब यानी कि जितने भी कार्यक्रम होंगे ना वो बिल्कुल पेपरलेस होगा, है ना, बिल्कुल पेपरलेस। तो एक तरीके से पेपरलेस ऐप की तरह यूज हो रहा है जहां पे बिल्कुल पेपर यूज नहीं होगा। ओके, सो नागालैंड ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य विधानसभा बनकर इतिहास रच दिया। ओके, अब नेवा एनआईसी क्लाउड पर तैनात एक कार्य प्रवाह प्रणाली है जो सदन के अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने और सदन के विधायी कार्य को कागज रहित तरीके से संचालित करने में ना हेल्प करेगा। अब नागालैंड की बात हो रही है तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। और नागालैंड के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। ओके, और नागालैंड के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी, जिसे एडिशनल चार्ज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 इज 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? सो द करेक्ट आंसर इज फरीदाबाद। अब फरीदाबाद में 35वें सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला का इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, सो हमें ध्यान रखना है 35th सूरजकुंड मेला कहाँ पे? फरीदाबाद में। अब कुंड में कोई आदमी अगर नहाता है ना सूरज को देखते हुए तो उनसे फरियादें मांगता है ना, उनसे फरियादें मांगता रहता है, हे भगवान ऐसा कर दो, हे सूरज भगवान ऐसा कर देना, वैसा कर देना, तो फरियाद मांगता है। सो कुंड में नहाता हुआ व्यक्ति सूरज से फरियाद मांगता है, यानी कि फरीदाबाद में 35th इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, सो मनोहर लाल खट्टर और वहां के गवर्नर हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय ने इसका इनॉग्रेशन किया है। और जो इस बार की थीम स्टेट थी वो थी जम्मू कश्मीर, और कौन सा कंट्री? उज्बेकिस्तान पार्टनर नेशन था। ओके, अब बात हो रही है हरियाणा की, तो हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 इज एट विच प्लेस SBI विल सेट अप इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर IIAS? SBI किस स्थान पर इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हैदराबाद। अब SBI हैदराबाद में इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर को स्टैब्लिश करने वाला है। ठीक है, जो 6 से 9 मंथ में ऑपरेट होने लगेगा। और आखिर ये हेल्प क्या करेगा? सो ये हेल्प करेगा बैंक को टू डेवलप अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजी नॉलेज एंड स्किल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 इज Who initiated digital government mission to speed up citizen services delivery? नागरिक सेवाओं के वितरण में तेजी लाने के लिए डिजिटल सरकार के मिशन की शुरुआत किसने की है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन इज अश्वनी वैष्णव। अब अश्वनी वैष्णव ने डिजिटल गवर्नमेंट मिशन लॉन्च किया है टू स्पीड अप सिटीजन सर्विसेज। अब सिटीजन सर्विसेज जैसे लोगों को राशन कार्ड से जोड़ना है ना, डिजिटल बनाना उस चीज को, तो इसी चीज को बहुत अच्छे से सिटीजन्स को उनकी सर्विसेज मिल पाए, सिटीजन्स को उनकी सर्विसेज की डिलीवरी अच्छी मिल पाए। सो डिजिटल गवर्नमेंट मिशन लॉन्च किया गया है बाय अश्वनी वैष्णव। ठीक है, तो अश्वनी वैष्णव यानी कि सिटीजन्स को आसानी से उनकी सर्विसेज मिल पाए, आसानी से, यानी कि आसानी अश्वनी, आसानी अश्वनी। सो अश्वनी वैष्णव ने ये इनिशिएट किया है डिजिटल गवर्नमेंट मिशन टू स्पीड ऑफ सिटीजन सर्विसेज डिलीवरी। ओके, और अश्वनी वैष्णव यूनियन मिनिस्ट्रीज है रेलवे के, जिसके पास ये ऑल्सो हेड है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो अश्वनी वैष्णव यूनियन मिनिस्टर है रेलवेज के, और जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इनके पास कार्यभार है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 इज विच प्लेयर हैज बीन अवॉर्डेड विद द स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर एट 2022 स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड? किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के स्पोर्ट स्टार एस पुरस्कार में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा।
अब नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर एट 2022 स्पोर्ट एसेज अवार्ड मिला है ना। अब किसकी बात हो रही है ना, स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड। अब किसकी, नीरज। उसी प्लेयर को दिया जाएगा ना जो सबके दिलों पे अब राज कर चुके हैं। तो सबके दिलों पे इस टाइम कौन राज कर रहा है, कौन से प्लेयर, तो राज यानी कि नीरज चोपड़ा। इन्हें ही सब एसेस करना चाहते हैं। एसेस यानी कि एसेज अवार्ड। स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड मेल में किसे दिया गया है, नीरज चोपड़ा, और फीमेल में दिया गया है मीराबाई चानू को। ओके, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 इज हु हैज बिकम द CEO ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO कौन बने हैं, और इस क्वेश्चन को भी हमने अपॉइंटमेंट में कवर किया है। द करेक्ट आंसर इज प्रशांत जावेरी। प्रशांत जावेरी को CEO बनाया गया है फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का। अब किसकी बात हो रही है, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस की। हेल्दी रहने के लिए क्या कहा जाता है कि आप शांत रहो और एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज में क्या करो, फ्लिप मारो। फ्लिप करो तो आप बिल्कुल हेल्दी रहोगे। तो फ्लिप से क्या हो जाएगा, फ्लिपकार्ट, ठीक है, और शांत रहो यानी कि प्रशांत जावेरी। प्रशांत जावेरी इज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 इज विच बैंक लॉन्च द स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम। किस बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम शुरू किया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ओके, अब किसकी बात हो रही है, स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम। अब व्यापार को स्मार्टली एडवर्टाइज करना है तो कैसे करेंगे, HD TV पे करेंगे, है ना, HD TV पे। HD यानी कि HDFC बैंक। ओके, स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। अब HDFC बैंक की बात हो रही है, HDFC बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम एंड ऑटो फर्स्ट ऐप को लॉन्च किया है, जिससे कि जो स्मॉल बिजनेस लोन है उससे और ज़्यादा पुश मिल सके। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे HDFC बैंक की। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। HDFC बैंक फाउंड हुआ है अगस्त 1994 में, और HDFC बैंक के CEO है प्रेजेंट में शशिधर जगदीशन, एंड HDFC बैंक के चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 इज बिहार दिवस इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 22 मार्च। अब बिहार दिवस ना 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। बिहार यानी कि हार, और बिहार के लिए क्या कहा जाता है कि बिहार वाले ना बहुत ज्यादा वाइस होते हैं, है ना। 22 यानी कि 22, 22 यानी कि 22। 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है बिहार दिवस। अब किसकी बात हो रही है ना, बिहार दिवस की। 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार बना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर स्टेट असेंबली इलेक्शन 2022। मणिपुर राज्य विधानसभा चुनाव 2022 के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बीरेन सिंह, और ये फिर से बन गए हैं, ठीक है, ये इनका सेकंड टर्म है। हमें याद रखना है मणिपुर स्टेट असेंबली इलेक्शन में। अब मणिपुर यानी कि मनी, है ना, तो जो भी इंसान ना मनी लेके भागता है तो वो कहीं पे ना वीराने में जाके छुप जाता है ना, कि कोई उसे पकड़ ना पाए। यानी कि इलीगली जब मनी लेके भागता है तो कहाँ जाके छुपता है, किसी वीराने में जाके छुपता है। तो वीराने यानी कि वीरेन। एन बीरेन सिंह हो जाएंगे मणिपुर स्टेट के CM। ओके, और ये फिर से रीअपॉइंट हो गए हैं। अब बात हो रही है मणिपुर की। मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल। ओके, और CM कौन बन गए हैं, एन बीरेन सिंह फिर से। क्वेश्चन 64 इज विच प्लेयर हैज वॉन द स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड एट 2022 स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड। किस खिलाड़ी ने 2022 स्पोर्ट स्टार एस पुरस्कार में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार जीता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मीराबाई चानू। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि मेल में किसे मिला है, नीरज चोपड़ा को, है ना, और फीमेल में किसे दिया गया है, मीराबाई चानू को। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 इज हु इज द विनर ऑफ 2022 प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। 2022 प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार का विजेता कौन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिस्बैडो फ्रांसिस कैरी। अब डिस्बैडो फ्रांसिस कैरी को आर्किटेक्चर प्राइज मिला है, यानी कि प्रिट्जकर आर्किटेक्चर का पुरस्कार इन्होंने जीता है। अब हमें ना रिलेट करके ध्यान रखना है, क्योंकि इनका नाम ना थोड़ा सा अजीब सा है, ट्रिकी सा है। डिस्बैडो फ्रांसिस कैरी, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है ना, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज, यानी कि प्रिट्जकर वास्तुकला। प्रिट्जकर से क्या समझ में आ रहा है, पिक्चर। ओके, इन्होंने ना एक इतनी अच्छी पिक्चर बनाई होगी कि इनके फैंस को पसंद आई होगी। किसको पसंद आई होगी, इनके फैंस को। फैंस यानी कि फ्रांसिस। अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे रिलेट करना है कि इनकी पिक्चर, इनकी वास्तुकला लोगों को पसंद आई होगी, इनके फैंस को, तभी ये जीते हैं, तभी इनको ये विनर बने हैं और ये अवार्ड दिया गया है। तो इनके फैंस को पसंद आई होगी, यानी कि फ्रांसिस कैरी। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिस्बैडो फ्रांसिस कैरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 इज रिस्ट एश्योर्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर।
कलाई का आश्वासन किस पूर्व खिलाड़ी की आत्मकथा है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जी.आर. विश्वनाथ। ओके, सो जी.आर. विश्वनाथ की कथा है रिस्ट एश्योर्ड इज द ऑटोबायोग्राफी। ओके, अब हमें ध्यान रखना है कि जी.आर. विश्वनाथ की ये ऑटोबायोग्राफी है। कौन? जी.आर. विश्वनाथ। अब ना यानी कि क्रिकेट खेलते हुए ना इन्हें अपनी रिस्ट पे यानी कि अपनी कलाई पे ना क्या है? एश्योर है अपनी कलाई पे, यानी कि विश्वास है। विश्वास विश्वनाथन। सो जी.आर. विश्वनाथन हो जाएंगे रिस्ट एश्योर्ड के बायोग्राफी के राइटर। ओके, अब इन्होंने किसकी मदद ली है? सो इनकी हेल्प की है पत्रकार आर कौशिक ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 रिलीज बाय प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? सो इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने पढ़ा था भारत की सारे रैंकिंग। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 51। भारत की रैंक क्या है? 51। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 इज हु वॉन F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021। F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चार्ल्स लेक्रेक। अब चार्ल्स लेक्रेक ने F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। तो हमें कैसे याद रखना है? बहरीन यानी कि बहरे, यानी कि जिस इंसान को ना बहरेपन की शिकायत है, तो अगर वो रोड पे चल रहा है ना, तो कोई उससे अगर कुछ कह रहा है तो ना वो सही से उसको सुनाई नहीं देगा। यानी कि रोड पे अगर वो चल रहा है और सही से उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो रोड पे सही से चल नहीं पाएगा, सही से पैर नहीं रख पाएगा। ठीक है, लैग नहीं रख पाएगा। तो हमें कैसे रिलेट करना है? सही से चल नहीं पाएगा तो चल यानी कि चार्ल्स, और लैग नहीं रख पाएगा यानी कि लेक्रेक। सो चार्ल्स लेक्रेक को F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। ओके, अब फरारी चार्ल्स लेक्रेक विंस बहरीन जीपी और कार्ल्स सेंज सेकंड प्लेस पे हैं और लुइस हैमिल्टन थर्ड प्लेस पे हैं। मेनली लुइस हैमिल्टन फर्स्ट पे रहते हैं, बट इस बार कौन सी प्लेस पे है? थर्ड प्लेस पे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 इज डोल उत्सव हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। डोल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल में डोल उत्सव मनाया गया है, तो हमें ध्यान रखना है वेस्ट बंगाल। अब क्या है यहाँ पे? डोल उत्सव। अब जैसे ही ना डोल यानी कि ढोल यानी कि ढोल, अब जैसे ही ना ढोल बजता है, लोगों की ना कमर हिलने लगती है ना, उनका वेस्ट हिलने लगता है डांस के लिए। तो वेस्ट यानी कि वेस्ट। सो वेस्ट बंगाल में डोल उत्सव मनाया गया है। ओके, अब बात हो रही है वेस्ट बंगाल की। सो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। और वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 इज who has been appointed as new coordinator of COVID-19 response to the White House of Indian origin। भारतीय व्हाइट हाउस के लिए कोविड-19 प्रतिक्रिया के नए समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आशीष झा। सो आशीष झा को नियुक्त किया गया है कोविड-19 रिस्पॉन्स टू द व्हाइट हाउस ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब बात हो रही है ना आशीष झा, तो इनको ना अपॉइंट किया है कोविड-19 के लिए। तो जब भी ना कोविड की वेव्स आएगी बार, तो इनको ना ये क्या करेंगे? ये सुझाव देंगे। क्या करेंगे? ये अपनी सुझाव देंगे, है ना, तभी तो इनको अपॉइंट किया होगा ताकि ये भी अपना सुझाव दे सके। तो सुझाव झाव यानी कि झा। सो आशीष झा को अपॉइंट किया गया है कोविड-19 रिस्पॉन्स टू द व्हाइट हाउस ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 इज सुजलाम 2.0 कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। सुजलाम 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? सुजलाम, तो जलम यानी कि जल, तो यहाँ पे वैसे में पता लग रहा है जल की बात हो रही है। सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ही इसे लॉन्च किया है। ओके, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत launched the Sujalam 2.0 campaign for grey water management at a virtual event hosted by the Department of Drinking Water and Sanitation। So, ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए ये सुजलाम 2.0 कैंपेन को लॉन्च किया गया है। ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। ओके, और किस दिन लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। राइट, क्वेश्चन नंबर 72 इज क्लासिकल विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नरसिंग पताई नागेश्वरम हैज रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग। शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र नरसिंगनपेटे नागस्वरम ने भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त किया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु का ये इंस्ट्रूमेंट है और ये क्वेश्चन हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्योंकि इसे मिला है GI टैग। ओके, क्या मिला है? GI टैग मिला है तमिलनाडु के इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। राइट, सो अब हमें ध्यान रखना है कि तमिलनाडु का ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है।
जब भी किसी से मिलने जाते हैं ना तो सिंग करके ये इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। तो सिंग करके ये इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। और किसी की अगर स्वयंवर या शादी चल रही है, स्वयंवर या शादी चल रही है, तो भी ये इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। ओके, तो जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है गाने के साथ। तमिलनाडु का ये इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा नरसिंगनपेटे नागस्वरम। ओके, और इसे जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 इज which state in India is said to become the first in the country to introduce carbon neutral farming for better soil health? भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, केरला। अब जहाँ पे नेचुरल फार्मिंग ज्यादा होगी, जहाँ पे फल सब्जी ज्यादा उगाया जाएगा, उसी स्टेट में कार्बन को न्यूट्रल किया जा सकता है। जहाँ पे सब्जियां वगैरह ज्यादा उगाएं, फल उगाएं, तो क्या उगाएं? करेला उगाएं। और क्या उगाएं? करेला और केले के पौधे लगाएं, है ना। इन्हीं सारे फलों को उगाने से कार्बन को न्यूट्रल किया जा सकता है। द करेक्ट आंसर इज केरला। ओके, इस मेथड से कार्बन उत्सर्जन कम होगा एंड कार्बन को मिट्टी में जमा करने में मदद मिलेगी और कार्बन को कम करने में हेल्प मिलेगी। ओके, इससे क्या होगा? कार्बन को कम किया जा सकता है। Kerala is said to become the first state in the country to introduce carbon neutral farming method, okay, in selected location for which the government has set aside rupees 6 crore in 2022-2023 बजट। और गवर्नमेंट ने 6 करोड़ का बजट रखा है इस चीज के लिए ताकि कार्बन को कम किया जा सके। ओके, अब बात हो रही है केरला की। केरला के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट में? पिनयरी विजयन। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 इज इन विच स्टेट या यूटी गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट 2021 हैज बीन लॉन्च्ड टू एक्सपोज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवेश के अवसरों को उजागर करने के लिए खाड़ी निवेश शिखर सम्मेलन 2021 शुरू किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर में गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट 2021 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब गल्फ से क्या याद रखना है? गल्फ, है ना। अब जम्मू कश्मीर में ना कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करता नहीं है क्योंकि वो सोचते हैं ना कि हमारे यहाँ पे लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जम्मू कश्मीर वाले ही ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि काश कोई हमसे भी गल करने आए, बात करने आए, इन्वेस्ट करें यहाँ पर, ताकि जम्मू कश्मीर का और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट 2021 बहुत टाइम बाद पहली बार कहाँ पे हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर फॉरेन इन्वेस्टर्स आर विजिटिंग कश्मीर विद द एम ऑफ इन्वेस्टमेंट। A 36-member business delegation from UAE is in Kashmir Valley to explore the business opportunity. Okay. Question number 74 is who is the author of the book Unfilled Barrel India's Oil Story? भारत की तेल कहानी Unfilled Barrels पुस्तक के लेखक कौन है? The correct answer is option A, रिचा मिश्रा। रिचा मिश्रा ने बुक लिखी है Unfilled Barrel. Okay, Unfilled Barrel। अब किसने लिखी है? रिचा, यानी कि रिच। अब रिच लोगों के लिए क्या कहा जाता है ना कि वो चाहे जितने भी रिच हो जाए, कभी उनका ना बैरल, उनका कंटेनर कभी भरता नहीं है, कभी उनका मन नहीं भरता है ना, कभी वो फुलफिल नहीं कर पाते, हमेशा अनफिल्ड रहता है। अनफिल्ड बैरल फिर कौन हो जाएंगी? रिच, यानी कि रिचा शर्मा। ओके, रिचा शर्मा क्या है? एक पत्रकार है। रिचा शर्मा एक पत्रकार है हिंदू बिजनेस लाइन की। ओके, पुस्तक में केशव देव मालवीय द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो ये बुक किस पे बेस्ड है? केशव देव मालविया पे, जिन्होंने ऑयल पे जो भी काम किया है उसी बेसिस पे ये बुक लिखी है रिचा मिश्रा ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 इज हु हैज बिकम द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर टू स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट? पाक जलडमरू में तैरने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जिया राय। अब जिया राय ना सबसे यंगेस्ट और फास्टेस्ट फीमेल स्विमर बन गई हैं जो स्विम कर चुकी हैं अक्रॉस द पाक स्ट्रेट। और इन्हें एक प्रॉब्लम भी है, ये ऑटिस्टिक है। ओके, अब बात हो रही है ना किसकी? पाक स्ट्रेट भी इन्होंने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, तो पाक स्ट्रेट, पाक से क्या याद रखना है? पाक यानी कि पका। तो जब किसी की बातों से हम पक जाते हैं ना तो क्या कहते हैं? यार तूने पका दिया। दिया तो यानी कि दिया, यानी कि जिया राय। जिया राय बन गई है यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर टू स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट। ओके, और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडल्स भी जीते हैं और इन्होंने जो पाक स्ट्रेट को क्रॉस किया है जिसमें इन्होंने सिर्फ 13 घंटे और 10 मिनट लिया है। ठीक है, बहुत सारे ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं, इन्होंने नेशनल और ये स्टेट स्विमर भी हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 इज इन विच सिटी विप्लोबी भारत गैलरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? किस शहर में विप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है? द करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन डी कोलकाता। ओके, अब किसकी बात हो रही है? विप्लवी भारत गैलरी। विप्लवी यानी कि लव। अब जो ना अपने भारत गैलरी से लव करेगा तो उस गैलरी को देखने के लिए ना वो पर्सन कल का ही टिकट कटा लेगा कि मैं उस गैलरी को देखूंगा, यानी कि कल का ही टिकट कटा, कल का ही टिकट कटा सो कल कटा, सो कलकत्ता यानी कि कोलकाता। सो विप्लवी भारत गैलरी को इनॉग्रेट किया गया है कोलकाता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का वर्चुअली उद्घाटन किया है। ओके, सो वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 78 इज हु इज फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्मा भूषण। पद्मा भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? सो द करेक्ट आंसर इज देवेंद्र झांझरिया। अब हमें याद रखना है कि पद्मा भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं देवेंद्र झांझरिया। सो अब पद्मा से हमें क्या याद रखना है? पदम यानी कि कदम, पदम कदम, अकदम यानी कि पैर, और पैर में हम क्या पहनते हैं? झांझर पहनते हैं यानी कि पायल पहनते हैं, है ना। तो झांझर यानी कि झांझरिया। सो देवेंद्र झांझरिया को पद्म भूषण प्राप्त हुआ है और ये कौन है? पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 इज हु हैज बीन गिवन द एबल प्राइज 2022। एबल प्राइज 2022 किसे दिया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डेनिस पेरनर सुल्वेन। अब किसकी बात हो रही है ना? एबल प्राइज। तो एबल प्राइज किससे रिलेटेड है? मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ना। किससे? मैथमेटिक्स से रिलेटेड। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एबल प्राइज की। सो मैथ्स को सीखने के लिए ना बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा एबिलिटी चाहिए, बल चाहिए, जिसको मैथ्स पसंद नहीं है उसके लिए। सो एबल प्राइज किससे जुड़ा हुआ है? मैथमेटिक्स से, राइट। एंड डेनिश पैरनल ना मैथ्स में बिल्कुल डैशिंग है, इनको बहुत अच्छे से मैथ्स आती है, इन्होंने बहुत अच्छा से कंट्रीब्यूशन दिया है मैथ्स में अपना। सो क्या है? ये डैशिंग है यानी कि डैनिश है। सो डेनिश पैरनल सुलेवान को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा? एबल प्राइज 2022, राइट। क्वेश्चन नंबर 80 इज विच वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। किस वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है एशले बार्टी। अब एशले बार्टी ना नंबर 1 टेनिस प्लेयर है और ये सिर्फ अभी कितने साल के? 25 साल के हैं और उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 इज विच सिटी हैज बीन द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ विद अ रिकॉर्ड ऑफ 53.2 डिग्री सेल्सियस। रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ कौन सा शहर पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान रहा है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कुवैत। ओके, अब कुवैत का ना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है मार्च में ही कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो गई है 53.2, और इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो गई है कि आसमान से चिड़िया मर के नीचे गिर जा रही हैं। ठीक है, सो अब हमें ध्यान रखना है कुवैत का टेम्परेचर मार्च में सबसे ज़्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, हॉटेस्ट टेम्परेचर। ठीक है, तो कुवैत यानी कि कुएं। ओके, तो जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ के कुएं भी सूख जाएंगे, है ना। कुएं में भी बिल्कुल पानी नहीं रहेगा, कुएं भी सूख जाएंगे। सो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी हॉटेस्ट प्लेस जो बन जाएगा, सो हॉटेस्ट प्लेस से क्या हो जाएगा? कुवैत। सो कुवैत में रिकॉर्ड किया गया है 53.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, राइट। अब कुवैत की बात हो रही है तो कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी, और कुवैत की करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। क्वेश्चन नंबर 82 इज हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2022 गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड। केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कारों में वर्ष के 2022 गवर्नर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मारियो मैरल। मारियो मैरल को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। कौन है? मारियो मैरल। सो इनकी बात हो रही है क्या? मारियो मैरल की। सो मारियो ने कहा ना कि मैं सारे गवर्नर का हीरो हूँ, है ना, मैं हीरो। इन्होंने क्या बोला? मैं हीरो हूँ सारे गवर्नर का, तभी तो मुझे प्राइज मिला है, तो मैं हीरो यानी कि मैरियो, मैं हीरो मैरियो। सो मैरियो मारल को मिला है 2022 का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 इज हु हैज बीन स्worn इन एज अ सीएम ऑफ यूपी फॉर अ सेकेंड टर्म। यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ। सो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे ओके यूपी में। सो योगी आदित्य ने फिर से वो यूपी के सीएम बन गए हैं और उन्होंने कहाँ से लड़ा था? गोरखपुर से लड़ा था। उनकी सीट कहाँ से थी? गोरखपुर से थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द टाइटल बुक ऑफ जॉय फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए आनंद की छोटी किताब पुस्तक के लेखक कौन है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि देशमन टूटू एंड दलाई लामा ने ये बुक लेके आए हैं द टाइटल बुक ऑफ जॉय, यानी कि आनंद की छोटी किताब। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? द लिटिल बुक ऑफ चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के लिए ना, यानी कि देश के बच्चों के लिए ये बुक लेके आए हैं। कौन से बच्चों के लिए?
देश के बच्चों के लिए ये बुक लेके आए हैं। तो देश यानी कि देशमन टूटू, और लेके यानी कि दलाई लामा, लाई लेके, लाई, सो दलाई लामा, सो देशमन टूटू एंड दलाई लामा ने ये बुक लेके आए हैं, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ओके, और ये दोनों ही लोग इसके ऑथर हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 85 इज विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू स्पॉन्सर फीफा वर्ल्ड कप 2022? कौन सी कंपनी फीफा वर्ल्ड कप 2022 को प्रायोजित करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बायजूस। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना, बायजूस। और कौन से वर्ल्ड कप? फीफा वर्ल्ड कप, यानी कि फुटबॉल वाला वर्ल्ड कप, ठीक है। तो जब ना फुटबॉल देखेंगे लोग तो ना गर्मी में ना वो क्या पीना पसंद करेंगे? जूस पीना पसंद करेंगे, है ना। गर्मी में क्या पीना पसंद करेंगे? जूस पीना पसंद करेंगे। तो जूस यानी कि बायजूस। सो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कौन सी कंपनी ने स्पॉन्सरशिप ली है? बायजूस ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 202 न्यू एयरपोर्ट इन कंट्री बाय विच ईयर? भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में 202 नए हवाई अड्डों का निर्माण का लक्ष्य रखा है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2025। 2025 तक 220 नए हवाई अड्डा बनाने का निर्माण का लक्ष्य रखा है। किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया स्टार्टेड द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ बिल्डिंग 220 न्यू एयरपोर्ट्स बाय 225, राइट। क्वेश्चन नंबर 87 इज एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इज एट विच प्लेस? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस स्थान पर है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, श्रीनगर। अब श्रीनगर में ना एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। अब ट्यूलिप क्या है? एक फ्लावर है, और फ्लावर से लोग क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। सो कहाँ पे है ये? श्रीनगर में। ओके, श्रीनगर स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को टूरिज्म के लिए खोल दिया गया है, और ट्यूलिप गार्डन लगभग 30 हेक्टेयर भूमि वर्ग में फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन ये कितना ज्यादा सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 88 इज विच सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी ग्लोबली टॉप? किस शहर को विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ढाका। अब किसकी बात हो रही है ना? ढाका की, यानी कि ढाका मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी बन गया है पूरे ग्लोबली। अब ढाका यानी कि बांग्लादेश, है ना। तो नॉइज पॉल्यूटेड सिटी वही बनेगी जहाँ पे ना पेड़ ज्यादा नहीं होंगे, यानी कि वो सिटी पेड़ों से ढकी नहीं होगी, और वहाँ पे नॉइज ना फैलती रहती होगी, ठीक है। तो पेड़ होंगे ही नहीं तो नॉइज एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगी। ओके, सो वो सिटी पेड़ों से ढका नहीं होगा, ढका नहीं होगा। सो ढका यानी कि ढाका। सो ढाका बन गया है मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी। और सेकंड नंबर पे कौन है? अब सेकंड नंबर पे कौन आ गया? हमारा यूपी आ गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन आ गया? यूपी। यूपी, तो यूपी को क्या कहेंगे? अब कोई बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं तो हमें क्या कहते हैं? यू प्लीज शट अप, यू प्लीज शट अप, शोर मत मचाओ। तो यूपी यानी कि यू प्लीज शट अप। तो यूपी हो गया सेकंड प्लेस पे, और यूपी का मुरादाबाद है ना। तो कौन सी सिटी? यूपी के मुरादाबाद सिटी, जहाँ पे 114 डेसिबल का पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन को डिटेक्ट रिकॉर्ड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 इज विच टीम हैज वॉन द थर्ड एडिशन ऑफ द सेफ अंडर 18 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप? सेफ U18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण किस टीम ने जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडिया। अब इंडिया ने अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण जीत लिया है। ओके, और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये झारखंड एट HRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 इज हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द 2020 स्विम ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट? अब स्विम ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने खिताब जीता है? किसने इसका टाइटल जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, PV सिंधु। PV सिंधु। अब किसकी बात हो रही है? 2022 स्विम ओपन बैडमिंटन। अब स्विम तो इंसान ना स्विम कहाँ करता है? या तो नदी में करेगा, या तो कहीं पानी वाले इलाके में ही तो करेगा स्विम। तो स्विम और नदी कौन सी है? सिंधु, सिंधु नदी में। तो सिंधु यानी कि PV सिंधु। सो PV सिंधु ने विन किया है 2022 स्विम ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। ओके, और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है भूषण ओंगाब्रुंगन ऑफ थाईलैंड, ठीक है। और मेंस में किसने जीता है टाइटल स्विस ओपन का? सुपर 30 बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर HR प्रेनॉय लॉस्ट टू जॉनसन क्रिस्टी इंडोनेशिया। सो इंडियन प्लेयर जो मेल में है HS प्रेनॉय हार गए हैं किससे? जॉनसन क्रिस्टी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 इज विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड द कोविड चैंपियन अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2022? भारत के किस हवाई अड्डे को विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सो
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कोविड चैंपियन अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2022 का अवार्ड मिला है। ठीक है, अब क्यों मिला होगा? क्योंकि कोचिन एयरपोर्ट ने ना लोगों का चिन टू चिन भी टच होने नहीं दिया, चिन टू चिन टच भी नहीं होने दिया। तो जो चिन टू चिन टच भी नहीं होने देगा उसी एयरपोर्ट को बेस्ट कोविड चैंपियन अवार्ड मिलेगा। सो चिन टू चिन नहीं, सो कोचिन चिन। ओके, सो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। एंड द कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु वॉन to the best airport under the general category and the aviation innovation award at the event. Okay, so ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको याद रखने हैं कि इन दोनों कैटेगरीज में भी अवार्ड दिए गए हैं। एंड मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट won the aviation sustainability and environment award by Wings India Award 2022 for the efficient green practice. Okay, question number 92 is which state has topped the export readiness index रिलीज बाय नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गुजरात। अब गुजरात ने ना नीति आयोग द्वारा रिलीज एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स रिलीज में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, यानी कि टॉप किया है। ठीक है, अब किसने किया है? गुजरात। तो ना गुजरात चाहे दिन हो चाहे रात हो दोनों टाइम रेडी रहता है एक्सपोर्ट करने के लिए, है ना, दोनों टाइम रेडी रहता है। तो जो दोनों टाइम रेडी रहेगा उसे अवार्ड दिया जाएगा। सो गुजरात को यह अवार्ड मिला है। गुजरात ने लगातार दूसरे वर्ष निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के लिए नीति आयोग रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसका उद्देश्य निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामले में राज्यों की तैयारी का आकलन करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 इज हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू CEO ऑफ फेडेक्स। फेडेक्स के नए CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राज सुब्रमण्यम। राज सुब्रमण्यम को फेडेक्स के नए CEO के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है? फेडेक्स। तो फेडेक्स से हमें क्या याद रखना है? फेडेक्स यानी कि फैक्स, है ना। तो जब भी हम किसी को फैक्स करते हैं या हमें कोई फैक्स रिसीव होता है ना, तो हम सोचते हैं काश उसमें कुछ शुभ समाचार ही लिखा हो, है ना, काश कुछ शुभ समाचार लिखा हो। तो शुभ यानी कि सुब्रमण्यम। सो राज सुब्रमण्यम को इसका न्यू CEO बनाया गया है। ओके, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी फेडेक्स has announced that its new chief executive officer will be Indian American Raj Subramaniam. Okay, so ये FedEx जो कंपनी है लार्जेस्ट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या है? एक फॉरेन की कंपनी है जिसमें इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के राज सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है इसके CEO. ओके, क्वेश्चन नंबर 94 इज द फर्स्ट एवर रोड प्रोजेक्ट मेड आउट ऑफ वेस्ट स्टील हैज कम अप इन विच सिटी ऑफ इंडिया। वेस्ट स्टील से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में आई है? सो द करेक्ट आंसर इज सूरत। ओके, अब सूरत में ना क्या किया गया है? स्टील वेस्ट से ये रोड बनाई गई है। अब कैसे याद रखना है कि जहाँ पे ना इस स्टील वेस्ट से रोड बनाई गई होगी वहाँ की सूरत पूरी बदल जाएगी, है ना, नया नया ऐसा लगेगा, सूरत पूरी चेंज हो जाएगी, पूरी चेंज हो जाएगी। तो चेंज हो गई, सूरत बदल गई, यानी कि सूरत हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो सूरत गुजरात में पूरी तरह से स्टील के कचरे से बनी एक सड़क है जो सतत विकास के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। आर्सलर निप्पॉन स्टील इंडिया ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, भारत केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के साथ स्टील स्लैंग रोड पर सहयोग किया है। ओके, सो आप इस बॉक्स में देख सकते हो कि इतने सारे लोगों ने मिलकर इस वेस्ट स्टील रोड का निर्माण किया है। ठीक है, उनका योगदान है। क्वेश्चन नंबर 95 is which state has ranked first in the best state category in the third national water award? कौन सा राज्य तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश बन गया है बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड में। ठीक है, सो बेस्ट स्टेट कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट बना है नॉर्थ जोन का मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन का तिरुवनंतपुरम केरला एंड बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन का ईस्ट चंपारण बिहार उड़ीसा एंड झारखंड। और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जोन का बन गया है इंदौर मध्य प्रदेश। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 इज विच फिल्म वॉन बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट 94th एकेडमिक अवार्ड। 94वें अकादमी पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कोडा। अब कोडा मूवी ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है ऑस्कर प्राइज में। अब ऑस्कर प्राइज को ही क्या कहते हैं? 94th एकेडमिक अवार्ड। अब इसने ऑस्कर में भी जीता है और अभी रिसेंटली बाफ्टा अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे 75th एडिशन के। सो उसमें भी कोडा ने ही जीता है। तो कोडा ने
हर जगह क्या किया है, कोडा ने फोड़ा है, यानी कि हर एक एरिया में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड फोड़ा है, यानी कि फोड़ा कोडा। सो कोडा हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन फीचर्ड इन द टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022। निम्नलिखित में से किसे टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 में शामिल किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज दीपिका पादुकोण। अब दीपिका पादुकोण को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 में फीचर किया गया है। ओके, इन्होंने मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई थी, तो इसी के लिए इन्हें टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है और इनका एक फाउंडेशन है लिव लव लाफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 98 इज व्हेन विल बी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टार्ट फुली फिजिकली हियरिंग। भारत का सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह से शारीरिक सुनवाई कब शुरू करेगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4 अप्रैल, यानी कि 4 अप्रैल से अब सुप्रीम कोर्ट ना आमने सामने बैठ के फिजिकल हियरिंग करेगा। ओके, अब आमने सामने बैठ करना हार जीत का फैसला करेगा, हार जीत का फैसला करेगा। तो 4 हार। सो 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट शुरू कर देगा फुली फिजिकल हियरिंग। ओके, और सुप्रीम कोर्ट जज कौन है प्रेजेंट में? ठीक है, NV रमन। कौन? NV रमन। और ये कौन से नंबर के हैं? 48 नंबर के, राइट। सो आज हमने कवर कर लिए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन मार्च 3rd वीक के और 31 मार्च तक के। ओके, सो इसी वीडियो से आपके लिए आज के 2 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन फीचर्ड इन द टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू स्पॉन्सर फीफा वर्ल्ड कप 2022। सो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।